छात्रों, आज हम विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित सीमा रेखा एकांकी के सारांश की चर्चा करेंगे। सीमा रेखा एकांकी विष्णु प्रभाकर का एक महत्वपूर्ण और चर्चित एकांकी है। तो आज हम इसी एकांकी के सारांश की बात करेंगे। आधुनिक साहित्यकारों में विष्णु प्रभाकर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। आपने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। एकांकी के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए आप लोकप्रिय एकांकीकार माने जाते हैं। आपने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान आदि सभी प्रकार के एकांकी लिखे हैं। फिर भी सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक एकांकी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शिल्प की दृष्टि से रेडियो नाटक और रंगमंची एकांकी लिखे हैं। आपके रेडियो रूपक पर्याप्त सफल रहे हैं। दृष्टि की खोज, लिपस्टिक की मुस्कान, अवचेतन का छल, गीत के बोल, मैं दोषी हूँ, सीमा रेखा आदि आपके चर्चित एकांकी हैं। सीमा रेखा आपका बहुचर्चित एकांकी है। यह राजनीतिक और उच्च वर्गीय समाज के जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। इस एकांकी में दिखाया गया है कि व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर लोगों को मौत के घाट उतारने में भी नहीं चूकता। दंभ और स्वार्थ के कारण सरकार और जनता दोनों का ही नुकसान होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो छात्रों, आज हम इसी एकांकी के सारांश को समझेंगे। इस एकांकी में लक्ष्मीचंद, शरतचंद, विजयचंद तथा सुभाष चंद ये चारों सगे भाई दिखाए गए हैं। इन चारों भाइयों में सबसे बड़े भाई लक्ष्मीचंद हैं
उनसे छोटे शरद चंद्र हैं, उनसे छोटे विजय चंद्र हैं और सबसे छोटे सुभाष चंद्र हैं। लक्ष्मी चंद एक फैक्ट्री के मालिक हैं। शरद चंद्र सरकार में उपमंत्री बने हुए हैं। विजय चंद्र पुलिस कप्तान हैं। तथा सुभाष चंद्र विरोधी दल के नेता हैं। चारों लोग अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग कार्यों में संलग्न हैं। लक्ष्मी चंद की फैक्ट्री के आसपास शहर के विद्यार्थियों के जुलूस प्रदर्शन के बीच ही कुछ लोग उपद्रव करते हैं। उपद्रव को देखते हुए लक्ष्मी चंद को अपनी फैक्ट्री की चिंता होती है कि कहीं उस फैक्ट्री में उपद्रवी आग न लगा दें। इसलिए लक्ष्मी चंद अपने भाई शरद चंद्र को फ़ोन करते हैं, जो कि सरकार में उपमंत्री हैं। उपद्रव की जानकारी उपमंत्री अपने भाई पुलिस कप्तान विजय चंद के लिए देते हैं और उनसे यह कहते हैं कि हर हाल में इन उपद्रवियों को रोकना होगा। आदेश पाकर पुलिस कप्तान विजय चंद उपद्रवियों को शांत करने के लिए गोलियां चलाते हैं और इस गोली चलाने के लिए लक्ष्मी चंद, शरद चंद, विजय चंद तीनों ही इसका समर्थन करते हैं। जैसे ही गोली चलाई जाती है, उपद्रवियों में भगदड़ मच जाती है और इस गोलीकांड में लक्ष्मी चंद के 10 वर्षीय पुत्र अरविंद की भी मृत्यु हो जाती है, जो कि निर्दोष होता है। तब लक्ष्मी चंद सरकार तथा प्रशासन को कोसते हैं और कहते हैं कि सब अंधे हैं, ताकत के अंधे हैं, जो सामने आता है उसे कुचल देना चाहते हैं, चाहे धूल हो चाहे पत्थर। जबकि लक्ष्मी चंद स्वयं ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर गोली चलाई जाए और उपद्रवियों को रोका जाए, परंतु जब उनके स्वयं के बेटे उस गोलीकांड में मारे जाते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है और उसका दोष सरकार पर रख देते हैं। गोलीकांड में से जनता अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है। उसे शांत करने के लिए शरद चंद, विजय चंद तथा सुभाष चंद तीनों भाई वहां पहुंचते हैं, परंतु पुलिस कप्तान विजय चंद को ये महसूस होता है कि उसके आदेश देने से ही गोली चली है और उस गोली से ही अरविंद, जो कि उनका भतीजा है, मृत्यु हुई है। वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं और इस बार जब जाते हैं तो वे गोली चलाने का आदेश नहीं देते हैं। इधर भीड़ अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है और जनता में भगदड़ मच जाती है। जनता इधर उधर हर तरफ भाग रही है, भगदड़ मच रही है और इधर शरद चंद, विजय चंद और सुभाष चंद तीनों भाई अपने अपने स्तर से उस
उपद्रव और भीड़ को शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु भीड़ शांत नहीं होती है और पुलिस कप्तान विजय चंद इस बार गोली नहीं चलाता है और न ही चलाने का आदेश देता है। इस भीड़ के भगदड़ में सुभाष चंद्र, जो कि विरोधी दल का नेता है, वह भी भीड़ को समझाने की कोशिश करता है, परंतु उसकी भी बात कोई नहीं मानता है। इधर शरद चंद्र, जो इस समय उप मंत्री हैं, वे भी अपने स्तर से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु भीड़ उनकी बात नहीं मानती है। और इनके साथ ही जो पुलिस कप्तान हैं विजय चंद, वह भी बिना गोली चलाए ही भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, परंतु भीड़ नियंत्रण में नहीं आती है। अनियंत्रित भीड़ के कारण ये तीनों ही भाई उसमें चोटिल होते हैं और इन तीनों को इतनी अधिक चोटें आती हैं कि सुभाष चंद्र और विजय चंद्र दोनों कुचल जाते हैं और जो है उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी के साथ इनके साथ शरद चंद्र भी गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। यह अलग बात है कि उनकी जान बच जाती है, परंतु एक ही परिवार के दो भाई और एक भतीजे अर्थात 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु से पूरा परिवार शोकमग्न है, शोकाकुल है। तो इस एकांकी के माध्यम से यह समझाने की बात कही गई है कि जनता और सरकार के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं होती है, अर्थात विभाजक रेखा नहीं होती है। इसलिए चाहे क्षति सरकार की हो, चाहे जनता की हो, वह क्षति देश की होती है। इसलिए अपने स्वार्थ में आकर गोलियां चलाने का आदेश उचित आदेश नहीं होता है, क्योंकि सरकार जनता से है और जनता सरकार से है। वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए एकांकीकार यह समझाने का प्रयास करता है कि सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती है। तो इस प्रकार यहीं पर यह एकांकी समापन होता है। तो छात्रों, हमने आज विष्णु प्रभाकर के सीमा रेखा एकांकी का सारांश जाना है। धन्यवाद।